नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन के करेंगे शुरुआत। देहरादून में सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का अलर्ट परीक्षण किया जाएगा। आपदा से पहले चेतावनी की ये क्षमता होगी और इसी का आकलन होना है आज। टेस्टिंग से पहले आपदा प्रबंधन विभाग की अपील है, अलर्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फोन में सायरन बजता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की किसी तरीके की बात नहीं है। ये सिर्फ एक टेस्टिंग है, यानी कि इसे सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है। आपदा से पहले चेतावनी दी जाएगी आपके फोन में। प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। और देखिए, एक बेहद अच्छी पहल, किस तरीके से लोगों को अलर्ट किया जा सके ताकि वो सुरक्षित रहे भविष्य में। इसके लिए आपदा विभाग की तरफ से काम किए जा रहे हैं और ऐसे में खुद केंद्र सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से ये सूचना जारी की गई है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलर्ट, अगर आपके फोन में सायरन की आवाज आपको सुनाई देती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आप पैनिक नहीं हो, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग मोड है, यानी कि इस पूरे सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का आज टेस्टिंग होना है और आपदा से पहले ये चेतावनी, जिसकी क्षमता का आकलन किया जाएगा आज। और आज का दिन बेहद अहम भी है। अलर्ट से घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मदन, देखिए, आज का दिन इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि आपदा विभाग इस पूरे मामले पर काम कर रहा है। किस तरीके से आपदा, यानी कि इमरजेंसी से पहले, आपातकाल स्थिति से पहले लोगों को सूचित किया जा सके ताकि वो सतर्क हो, सुरक्षित स्थान पर चले जाए। इसके लिए टेस्टिंग होनी है। कितने बजे टेस्ट किया जाएगा, कब प्रशिक्षण होना है? मदन, क्या कुछ टाइमलाइन बताया क्या है? हाँ श्रुति, देखिए, उत्तराखंड जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो निरंतर इस विषय पर कार्य कर रहा है क्योंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं निरंतर आती रहती है और इस तरीके की परिस्थितियां बनती है कि अचानक जब भी कोई आपदा आती है तो जो आम जनमानस है उनको किस तरीके से सूचना दी जाए और किस तरीके से उनसे आगाह किया जाए कि इस तरीके की परिस्थितियां बनी है। और कुछ चीजें तो ऐसी होती है, खासतौर पर नदी नाले जब उफान पे आते हैं तो उस समय जो है बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, तो उसके लिए ये सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम डेवलप किया गया है उत्तराखंड प्रबंधन विभाग द्वारा और इसका सीधे तौर पर आज जो है परीक्षण होने जा रहा है। और सभी के मोबाइल में इसके लिए जो है वार्निंग उसमें आएगी। हालांकि पहले से ही चेताया गया था, कल ही इस विषय में बता दिया गया था कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो चेतावनी है, ये जो वार्निंग है मदन, क्या ये किसी ऐप के माध्यम से आनी है? क्योंकि एक ऐप भी लॉन्च किया गया है इस पूरे मामले में जिसका नाम सचेत है। क्या इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके फोन पर वो वार्निंग वाला अलार्म बजेगा? मदन जी श्रुति, देखिए, ये ऐप लॉन्च किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा, सचेत लॉन्च, और ये सभी ने डाउनलोड कर लिया है। इसके लिए पहले से भी पूरी चर्चा की गई थी, लोगों को इसके लिए आगाह किया गया था कि सभी लोग इसको डाउनलोड कर लें। और जिन्होंने डाउनलोड कर लिया गया है उनके मोबाइल पर सीधे तौर पर ये चेतावनी आने वाली है। और ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है इसकी जगह जगह सराहना भी हो रही है। हमने विगत दिनों में देखा कि हिमाचल के जो आपदा प्रबंधन मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे थे, वो ये सिस्टम देख के गए और उन्होंने कहा है कि हम इसको हिमाचल में भी लागू करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है कि जिस तरीके की जो पहाड़ी प्रदेश है वहाँ पर निरंतर आपदाएं आती है, तो ये एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया गया है और आज इसका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। और इससे पहले भी एक सांकेतिक प्रशिक्षण जो है सभी लोगों के मोबाइल पर किया गया था। उसके बाद जो है लोगों को कहा गया था कि जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ये ऐप डाउनलोड कर ले। और क्योंकि भविष्य में अगर कभी इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो इस तरीके के संकेत आपको मिलेंगे ताकि जो है सचेत हो सके। कितने घंटे पहले ये चेतावनी जारी की जाएगी, चाहे वो ऐप के माध्यम से हो या फिर आपके फोन पर वो पॉपअप करे या फिर अलर्ट जो साउंड है, सायरन बजने की बात कही जा रही है, ये साउंड आपको सुनाई देगा? कितने घंटे पहले ये सतर्कता, ये फिर ये वार्निंग जो है वो आपके फोन पर बजने लगेगी? मदन, इसके बारे में क्या आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है? मदन श्रुति, देखिए, ये जो चेतावनी आती है ये चंद सेकंडों पहले आपके मोबाइल पर आएगी और इसमें लगभग 15 से 30 सेकंड का समय आपके पास रहेगा कि आप जो है सेफ हो सके। और जब भी इस तरीके की परिस्थितियां बनती है तो उस समय ये अलर्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि ये त्वरित रूप से कार्य करने वाला ये ऐप बनाया गया है। और ये जो सिस्टम तैयार किया गया है ये चंद सेकंडों पहले आपको आगाह कर देगा कि इस तरीके की परिस्थितियां बन रही है, आप
वहां से हट जाए, अपने आप को सेव कर ले, तो ये सिस्टम बनाया गया है। इसी तौर पर कहीं ना कहीं चंद सेकंडों का ही मामला होता है, जब बड़ी आपदाएं आती है तो उस समय जो है लोग काफी तो लोग देखिए, इससे जो है एनडीएमए सुरक्षित की हो तरफ सकते से हैं ये जी। टेस्टिंग से पहले लोगों से अपील भी की गई है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फोन में किसी तरीके का एसएमएस या फिर सायरन की आवाज आपको सुनाई देती है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बारिश के बाद शहर में जलभराव है और अव्यवस्था को लेकर अब सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने एक बयान दिया है। इस बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया। दरअसल एक पत्रकार के सवाल पर कमलेश रमन ने कहा था कि बरसात पर पानी ही आता है और पानी ही आपको दिखाई देगा, आसमान में ये पानी नहीं चला जाने वाला। अब बीजेपी के इस बयान को कांग्रेस ने निंदनीय करार दिया है। मंजू त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी का ये बयान जनता की समस्याओं को मजाक बनाने जैसा है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी अपने चरम पर है। अव्यवस्था को लेकर जो सवाल उठने लगे हैं, इस पूरे मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान तो दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं निकाला जा रहा, बल्कि आम जनता की जो समस्या है उसका मजाक बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। नहीं तो आप मुझे बताएं, बरसात का पानी सड़क पे नहीं दिखाई देगा तो क्या आसमान में ही चला जाएगा? कहीं ना कहीं तो वो दिखाई देगा, नालियों में भी जाएगा, नालों में भी जाएगा, नदी में भी जाएगा। जाहिर सी बात है कि जरा सी बारिश आती नहीं है कि वहां राजनीति शुरू हो जाती है। भाई पहले कितना पानी भरा रहता था, पहले कितने जगह जगह खड्डों में पानी रहता था, एक्सीडेंट हो जाते थे बरसात में। अब कहीं ना कहीं 10 मिनट आधा घंटे के अंदर अंदर वो पानी कहीं चला जाता है और सड़कें हमारी सूख जाती है। अब भी परेशानी है। तो स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, बेहतर काम हुआ है, सड़कें भी चौड़ी हुई है, नदी नाले जो हमारे हैं उनको सफाई में लगा है। हमारा नगर निगम के जो पर्यावरण मित्र है वो लगातार जो नाला गैंग है उनको सफाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बरसात से पहले ये सारी चीजों को दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो बीजेपी की प्रवक्ता ने जो बयान दिया है वो काफी निंदनीय है। उनको पत्रकारों से शायद मेरे ख्याल से बात करने की तमीज नहीं है या लैक ऑफ नॉलेज है, उनको नॉलेज की कमी। अरे भाई, क्या पानी भाजपा राज में ही एकत्रित हो रहा है? जनता को जो मूर्ख बनाया गया है बड़ी बड़ी वादे करके कि जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर, इन स्मार्ट सिटी नाम पे नहीं, अपने जेब भरने के नाम पर इन लोगों ने ठेकेदारों का जेब भरने का काम किया है। अरे इन बीजेपी के प्रवक्ता को ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर जो है बरसात का पानी कहाँ जाता है, बरसात का पानी आप अच्छी पाइप्स डालिए और बरसात के पानी की कनेक्टिविटी किसी नदी में की जाती है। ये थोड़ी है कि रोड पे ओवरफ्लो हो जाए। ये उनकी कमी नहीं है, उनकी पूरी सरकार की ये कमी है कि रंगाई पुताई में वो लोग माहिर हैं लेकिन धरातल पे काम करना नहीं जानते। तो एक कहावत है कि जलता हुआ भोजन अगर आप खाएंगे तो आपकी कमुई चलेगा। तो वहीं रुड़की के भंगेड़ी गांव में सेना और ग्रामीणों के बीच लंबे समय से चल रहे रास्ता विवाद में अब भी राहत की कोई उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में है और अब तहसील क्षेत्र के गांव में बीते काफी समय से रास्ते को लेकर विवाद बना हुआ था। सेना की ओर से सुरक्षा की वजह का हवाला देते हुए रास्ता बंद किए जाने से ग्रामीणों में रोजमर्रा की आवाजाही भी काफी दिक्कत से हो पा रही। इस मुद्दे को लेकर कई बार गांव वालों ने, किसान यूनियनों ने और जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन भी किए, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। मामला आखिरकार हाईकोर्ट पहुंचा, जहां डबल बेंच ने अब स्थानीय प्रशासन को ग्रामीणों के लिए रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज खानपुर विधानसभा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भंगेड़ी, वो इस रास्ते के कारण प्रभावित है। लॉकडाउन से लेके आज तक ये रास्ता बंद है और इसके चलते तमाम एक बड़ी जनसंख्या इससे पीड़ित है। आज गांव के प्रधान, सभी सम्मानित पूर्व सैनिक, उनके साथ में जो भी हमारे गांव के सभी सम्मानित लोग हैं, आज यहाँ पहुँचे थे। हम लोगों ने आज जॉइंट मजिस्ट्रेट जी के साथ बैठ के इनके साथ चर्चा की। प्रशासन और सरकार का एक बहुत ही हमारे प्रति जो है सहानुभूतिपूर्वक रवैया रहा है और उसी के चलते आज जो है ये बैठकें हो रही हैं। लड़ाई जो गांव वाले लगातार लड़ रहे थे वो माननीय उच्च न्यायालय से डबल बेंच
से भी जो है वो जीत कर आए हैं। आज कई दिनों के बीच हमारे भंगेड़ी का रास्ता है, विश्वंबर गेट से चीमा गेट का रास्ता बंद है कोरोना के समय से। उसको खुलवाने के बाद हमने कई लीगल तरीके से भी गांव वालों ने फाइट भी करके डबल बेंच का भी आदेश अपहोल्ड किया था, एसडीएम का आदेश का। उसी के दौरान आज माननीय विधायक जी और प्रधान और गांव के अन्य लोग और सभी पूर्व सैनिक भी आज एक बैठक रखा था, ताकि अभी हमारा मांग यही है कि जल्द से जल्दी उस डबल बेंच का आदेश को भी अनुपालन हो जाए और साथ ही साथ हमारे बहुत दिनों से बंद हुआ ये रास्ता सभी आम जन के लिए भी और पूरा गांव वालों को भी खोला जाए। उसके भी हमें लगातार आर्मी का बीजी और उनका ब्रिगेडियर साहब और सभी कर्नल्स वगैरह है उनकी वार्ता है, और साथ ही साथ हम सब से यही तय किया अगले 3-4 दिन के अंदर एक निर्णय पे हम आएंगे, उसका क्या होगा करके उस हिसाब से आगे का कार्रवाई होगा। तो वही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 6 से 11 तारीख तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके दौरे से संगठन मजबूत होने वाला है और चुनाव में फायदा मिलेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश प्रभारी के इस दौरे को लेकर तंज कसा है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुमारी शैलजा के पिछले दौरे के बाद इतना अंतर कलह देखने को मिला है और पार्टी में हुआ और कांग्रेस की गुटबाजी जनता के सामने आई थी। अब दोबारा उनका दौरा होगा, जिसके बाद नए विवाद सामने आएंगे। तो इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज है। कांग्रेस की तरफ से शैलजा कुमारी के दौरे को लेकर तंज कसा। हालांकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी और भी मजबूत होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर तंज कसा गया है कि दोबारा एक बार फिर से गुटबाजी आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, कांग्रेस के कार्यक्रमों पर मुझे कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है। उनके प्रभारी दौरे करें, पहले दौरे का हर्ष उनके सामने है, दूसरे दौरे का हर्ष भी उनके सम्मुख होगा। और कांग्रेस की जो आज स्थिति उत्तराखंड के अंदर है वो किसी भी प्रभारी के दौरे से कोई सुधरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनाव के एक्शन में आ चुकी है। हम लोग 2027 के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम श्रृंखला दिशा में हमने बनानी प्रारंभ कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा बहुत जल्दी होने वाला है, तो चुनाव संबंधी सारी गतिविधियों को हम केंद्रित करेंगे और सभी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका रणनीति हमारी तैयार हो रही है। तो वहीं विद्युत विभाग की ओर से देश भर में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का विरोध अभी भी बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद भी विद्युत विभाग के कर्मचारी जगह जगह स्मार्ट मीटर लगाने पहुंच रहे। ऐसा ही एक मामला जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आया, जहां गुजरातियान मोहल्ले में अपनी टीम के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंचे एसडीओ सदाम हुसैन को विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद एसडीओ ने सारे कानूनी नियम ताक पर रखकर खुलेआम अपनी दबंगई दिखा दी और पूरे मोहल्ले की ही लाइन काट दी है। गांव की महिलाओं ने एसडीओ पर अभद्रता करने के भी गंभीर आरोप लगाए और इसके बाद गांव वालों में आक्रोश अपने चरम पर है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने नहीं दिया गया तो एसडीओ ने इस तरीके का सलूक अपनाया है और इस पूरे इलाके की बिजली काट दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इलाके वाले बेहद गुस्से में हैं। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि एसडीओ की तरफ से अभद्रता भी की गई है। और कुछ कर्मचारी आए थे जो जबरदस्ती हमारे यहाँ मीटर लगाना चाह रहे थे। हमारे विरोध करने पे उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए कि तुम चोर हो, तुम चोरी कर रहे हो और ये हिंदुओं की बस्ती है, यहाँ तो मैं मीटर जरूर लगाऊंगा। और हमें ये भी धमकी दे के गए यहाँ पे चोरी हो रही है और मैं देख लूंगा सबको। और महिलाओं से सबसे अभद्रता करी उन्होंने, सबसे बदतमीजी से बात करके गए हैं वो। मोहल्ला गुजरातियान गांधी पार्क वार्ड नंबर 4 है और हिंदुओं की बस्ती है पूरी। और मैंने कहा उनसे, मैंने कि वहाँ से लगा के ले आओ, मोमडन बस्ती से इधर को आ जाओ, इसी लाइन में आ जाओ, लास्ट में मेरा घर है, यहाँ भी लगा लेना। बोले नहीं, यहीं से लगाऊंगा। सुबह 10 बजे से यहाँ, अब 8 बजे से गर्दाबाद है यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का। देखिए, हमें तो ये जानकारी है, हम न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, अखबार में भी आ रहा है कि जो विद्युत विभाग मंत्री हैं उनके साफ आदेश हैं कि अगर कोई चाहता है स्मार्ट मीटर लगवाना तो स्मार्ट मीटर लगवाए, किसी की बिना मर्जी के स्मार्ट मीटर ना लगाया जाए, जबरदस्ती किसी से ना करी जाए। तो वही चीज हमने इन लोगों के सामने रखी कि भाई हम लोग तो नहीं लगवाना चाहते, हमारी सहमति नहीं है स्मार्ट मीटर लगवाने की,
जिन लोगों को लगवाना है, जिनकी सहमति है, उनके स्मार्ट मीटर आप लगाओ। पार्क में जोशन मोहल्ला ही है और गुजरातियन मोहल्ला है, और इसमें ये थे तुम्हारे एसडीओ साहब अपने कर्मचारियों को साथ लाए और जबरदस्ती सब मीटर लगाने का इन्होंने प्रयास करा। लोगों ने विरोध करा तो इन्होंने महिलाओं से बदतमीजी, सारे मोहल्ले वालों से तू तड़ांग से पेश आई है और जबरदस्ती बोले कि हमें तो लगाना ही है आज मीटर, चाहे कुछ भी हो जाए। जब विरोध हुआ तो मेन लाइन पूरे मोहल्ले की काट के डाल गए। एसडीओ सद्दाम हुसैन जो अचानक यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के नाम से पहुंचे थे, लोगों ने स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी ली। जानकारी लेने पर उन्होंने लोगों से अभद्रता करनी शुरू कर दी और उस अभद्रता के बाद कई महिलाओं के साथ बदतमीजी की। और जैसा मुझे अभी ये माताएं हमारी इन्होंने जानकारी दी कि उसके एसडीओ के ये शब्द थे कि मैं तो लगाऊंगा हिंदू बस्तियों में, तो इस चीज़ की जानकारी मुझे विवेश जी ने, संजीव जी ने, मैं चौहान मेडिकल वालों ने फ़ोन पर दी। मैं रुद्रपुर था, मैंने तत्काल अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने उसको समझाया लेकिन एसडीओ ने नहीं माना। उसके बाद जब उच्चाधिकारियों से बात हुई और उनको बताया गया तब वो यहाँ से गए, लेकिन जाते जाते वो मोहल्ले वालों की लाइट काट गए, पूरी लाइन काट गए। तो वहीं बीते दिन चमोली में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि की वजह से विकासखंड थराली के केरा गांव में गांव वाले और फल और सब्जी उत्पादक किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि ओलावृष्टि के कारण हमारे गेहूं, आलू, सेब, कीवी, संतरा, धनिया आदि फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। गांव वालों ने कृषि उपज के हुए नुकसान का औचक निरीक्षण कर उचित कार्रवाई और मुआवजे देने की मांग की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी। और कल की अतिवृष्टि, ओला गिरने के कारण हमारी पूरी फसलें नष्ट हो गई और जो सब्जी की खेती करते थे, कीवी, सेब, संतरा, अन्य जो फलदार पौधे थे, उनमें जो फूल आए थे वो पूरे झड़ चुके हैं, पूरा नुकसान हो चुका है। मांग तो अगर शासन प्रशासन तक ये नुकसान का कोई वो पहुंचे तो क्या पता हो सके कुछ मदद मिले हमें। कल जो ओलावृष्टि हुई उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। जैसे हमारे बाड़ बगीचे, हम कृषि लोग हैं तो कृषि वातावरण पे हम काम करते हैं। जैसे हमारे कल गेहूं की फसल बर्बाद हो गई और आलू की फसल थी, धनिया था और लहसुन था, प्याज है और जो ये मूली था, मतलब सब खत्म हो गया। कल गेहूं जो भी था तो वो सब खत्म हो गया। शासन प्रशासन से हमें अनुरोध है कि वो हमारे बात सुने और थोड़ा हमें इसमें मदद करने की कष्ट करें। ओलावृष्टि के कारण हमारे गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे खेतों में जो गेहूं बोए थे वो सारे बर्बाद हो गए हैं फसलें, और किसी के मतलब कि ये धनिया वगैरह सारे गिर चुके हैं, वो हमारे काबिल नहीं आ चुके हुए हैं। और जो क्या बोलते ये सब्जी वगैरह लगा रखे थे लोगों ने, वो कुछ काबिल नहीं आ रखे हैं। हमारे गांव में जो पॉली हाउस वगैरह लगे हैं, किसी ने कीवी के पौधे लगे हुए थे, तो अगर सामने होता तो दिखाते आपको कि मतलब कि खेतों की स्थिति क्या है। किसानों का तो बहुत नुकसान हुआ है। जैसे गेहूं की फसल नष्ट हो गई, जौ हो गया और किसी का धनिया हो गया और एक क्या बोलते कद्दू, मतलब जो भी था आजकल के फसल में जो भी था, जो भी उत्पाद था सारे खत्म हो गए। कुछ ये नहीं रहा कि कुछ वो हो करके उसमें कोई बरकत हो, कुछ नहीं रह रहा। तो वहीं दिनेशपुर की गलियां उस वक्त गोलियों की आवाज से गूंज उठी जब दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी है और 5 युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे खुलासा यह हुआ है कि एक ऐसा काला खेल जो चल रहा था जिसमें बेरोजगार युवाओं को चंद हजार रुपयों का लालच देकर उनके बैंक खाते साइबर अपराधियों के साथ मिलकर इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये वही खाते हैं जिनमें देश भर के लोगों से ठगी की गई रकम जमा की जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे सुरक्षित रहते हैं और जब जांच एजेंसियां शिकंजा कसती है तो सलाखों के पीछे पहुंचता है कुछ ऐसे ही बेरोजगार युवक जिसने लालच में आकर अपना बैंक अकाउंट किराए पर दे दिया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इस पूरे जिले में दहशत है, अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि गिरफ्तारी की गई है, अभी पूछताछ की जा रही, इन्हें ऑपरेट कौन कर रहा था, इनका मास्टरमाइंड कौन है और इस पूरे
खेल में आखिरकार कौन कौन शामिल है, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। तो ये साइबर फ्रॉड का एक मैटर है जो दिल्ली में रिपोर्ट हुआ है और उसमें हमने 5 लोगों को भी अरेस्ट किया है। ये लोग अपने अकाउंट किराए पे दे रहे थे और फैसिलिटी भी कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल को इस चीटिंग के पैसे को रूट करने के लिए। तो मेरा यही मैसेज है कि लोग अवेयर रहें, अपने अकाउंट किसी को किराए पे ना दें। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ प्लीज़। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी काजल राय फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। काजल, मामला क्या है, अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये ऑनलाइन फ्रॉड का गेम कैसे चल रहा था? काजल, की पुलिस उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पहुंची और जो है एक के बाद एक 5 युवा लड़कों को जब पकड़ा तो दिनेशपुर में हाहाकार मच गया। लोग जो है थाने पहुंच गए और जो जानकारी लेना चाहा दिल्ली पुलिस से तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये लोग जो है अपने बैंक के खाते जो है किराए पे देते थे और जैसे 2 लाख रुपए लिया तो उसमें एक लड़का जो उससे मेरी बात हुई उसका कहना था कि 2 लाख रुपए उसके खाते में डाला गया था और 15,000 उनसे उनको दिया गया और बाकी पैसा उनको वापस कर दिया गया जिन्होंने खाते में पैसा डाला था। बहुत शुक्रिया काजल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस पूरे मामले में लगातार एक्शन जारी है, गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ भी की जा रही। चलिए खबरों बढ़ते आगे। चमोली जिले की भयुंडार घाटी में स्थित ऊंचा हिमालयी पौराणिक हिंदू तीर्थ लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 22 मई को कर्क लग्न के शुभ मुहूर्त सुबह 11:15 पर पूरे विधि विधान से खोल दिए जाएंगे। लिहाजा ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियों को लेकर भी समिति मंथन कर रही है। और बता दें कि पिछले साल भी कृष्ण एकादशी के पावन मौके पर उच्च हिमालयी पौराणिक तीर्थ स्थल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुले थे। उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट खुलने के बाद अब प्रशासन पूरी तरह उच्च हिमालयी क्षेत्र लोकपाल घाटी में स्थित भगवान लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलने की तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि इस बार भगवान लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 22 मई को ठीक 11:15 में कर्क लगन के जो शुभ मुहूर्त में जो है उसमें खोले जाएंगे। भगवान लक्ष्मण मंदिर की कपाट खुलने की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। अभी हमारी जब मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं DS चौहान उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि पिछले वर्ष भी 2 दिन पूर्व जो हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पूर्व जो है लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोले गए थे। इस बार भी एक बहुत ही अच्छा जो है मुहूर्त जो है 11:15 पे कर्क लगन का जो 22 मई का आ रहा है तो उस दौरान जो है भगवान लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलेंगे। दंडी पुष्करणी तीर्थ की तैयारियों को करके पूरी तरह पुलना घाटी में जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्राइम न्यूज के लिए पुलना घाटी से संजय कुमार। तो फिलहाल इसी के साथ